नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। चैप्टर 13 का भाग 4 तक हमने बता दिया है और आज हम बताएंगे भाग 5। भाग 4 तक हम बात कर रहे थे पर्यावरण के कारक के बारे में। पर्यावरण के कितने कारक होते हैं, कितने घटक होते हैं, तो वहाँ पे हमने बताया है कि पर्यावरण के 2 घटक हैं, यानी कि 2 कारक हैं। पहला भौतिक अथवा अजैविक कारक और दूसरा जैविक कारक। भौतिक अथवा अजैविक कारक के बारे में हमने बात कर लिया है प्रीवियस सेशन में। भाग 2 और 3 में हमने बताया है कि पर्यावरण के भौतिक कारक क्या है, यानी कि अजैविक कारक क्या है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैविक कारक के बारे में, यानी कि बायोटिक फैक्टर के बारे में। पर्यावरण के जैविक कारक है क्या, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम जानेंगे जैविक कारक के बारे में। तो जैविक कारक है क्या, तो पर्यावरण में जितने भी जीव हैं सभी जीव मिलकर के बनाते हैं जैविक कारक, जैसे कि कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, जंतु और पेड़ पौधे, ये सारे मिलकर के बनाते हैं जैविक कारक। और एक जीव दूसरे जीव को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है कि आबादी के जीवों पर अन्य जीवों का जो प्रभाव पड़ता है उसे ही बोला जाता है जैविक कारक। मतलब कि एक जीव, इस पर्यावरण में एक जीव दूसरे जीव पर जो प्रभाव दिखाता है, यानी कि एक जीव पर दूसरे जीवों का जो प्रभाव पड़ता है, इसे ही कहा जाता है जैविक कारक। और जितने भी जीव हैं, चाहे वो कवक हो, शैवाल हो, जंतु हो या पौधा हो, कोई भी जंतु या पौधा हो, ये सारे मिल करके बनाते हैं जैविक कारक। अब इस जैविक कारक को अलग अलग भागों में रख करके अध्ययन किया जाएगा, यानी कि कई भागों में इसे रख करके अध्ययन करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे वनस्पति तथा जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, वनस्पति तथा जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध। यानी कि वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे और जंतु, उनके बीच पारस्परिक संबंध होता है। और किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सभी पौधे उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। क्या, तो पौधों को बोला जाता है उत्पादक। पौधे क्या हैं, तो उत्पादक है। क्यों? क्योंकि ये भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन बनाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और सूर्य से ऊर्जा लेकर के पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, और जो बनाता है उसे ही उत्पादक कहा जाता है। यानी कि जो पौधे हैं वो क्या हैं, उत्पादक है। और इनके द्वारा बनाए गए भोजन को जो जीव लेते हैं, यानी कि खाते हैं, जैसे कि जंतु, उसे बोला जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता। तो जो जंतु हैं वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस तरह से जो जंतु है वो पौधों पर आश्रित है, कह सकते हैं। यानी कि जंतुओं को या अन्य जीवों को ऊर्जा या भोजन उत्पादक से प्राप्त होती है। तो जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं उसे बोला जाता है उपभोक्ता। यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच आपसी संबंध है जो एक दूसरे को प्रभावित करता है, और यह संबंध उन दोनों पर, यानी कि उत्पादक पर और उपभोक्ता पर क्या करता है, तो सीधा प्रभाव डालता है। यानी कि यदि जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए, यदि जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये पौधे क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जो उपभोक्ता है, जैसे कि जंतु, वे पौधों पर प्रभाव डालते हैं, सीधा प्रभाव डालते हैं। यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और सूर्य से ऊर्जा पौधे प्राप्त करते हैं, और पौधों से अन्य जीव, जंतु ऊर्जा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि उत्पादक है पौधा, और
पौधा ने भोजन बनाया, इस पौधे को खाने वाला है कोई शाकाहारी प्राणी जैसे कि हिरण। तो सीधे ही पौधा से ऊर्जा इस हिरण के पास पहुंच गया। इसका मतलब है कि यह प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा पहुंचा। अब इस हिरण को खाएगा क्या चीज? तो शेर। तो जो शेर है इसको ऊर्जा हिरण से प्राप्त हुआ, यानी कि यहां से ऊर्जा यहां डायरेक्ट नहीं गई, यहां से पहले हिरण और हिरण के बाद शेर, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से शेर को ऊर्जा प्राप्त हुआ। यानी कि सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे द्वारा प्रभावित होते हैं, और इसे ही हम कहेंगे क्या चीज? वनस्पति तथा जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध होता है। सारे जंतु वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। यदि जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे उत्पादक पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसकी भी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। यदि इनकी संख्या वृद्धि हो रही है तो इनकी संख्या में ये कमी करेंगे खा करके, यानी कि ये क्या होगा? ये प्रभावित होंगे। तो ये चीज है वनस्पति तथा जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध। उसी प्रकार से पौधों की बात किया जाए, जैसे कि कीटभक्षी पौधे। क्या चीज? तो कीटभक्षी पौधे। यहां पे एक एग्जाम्पल लिया जाए, कीटभक्षी पौधे, यानी कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। प्लांट्स ये है क्या? इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि कीटभक्षी पौधे, यानी कि वे पौधे जो कीड़ों का भक्षण करते हैं। इस मुख्य रूप से ये कीड़ों को खाते नहीं हैं, लेकिन उसमें का जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है उसे अवशोषित कर लेते हैं। और ये पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन आदि पदार्थों का अभाव होता है, इसलिए ये क्या करते हैं? कीट से वही पदार्थ, खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है कीटभक्षी पौधे। ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इन्हें पोषण के लिए नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए ये क्या करते हैं कि कीट को पकड़ लेते हैं और उससे नाइट्रोजन लेते हैं, कीड़ों को पकड़ लेते हैं और उससे नाइट्रोजन लेते हैं, यानी कि कीट का भक्षण करते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है कीटभक्षी पौधे। इन पौधों में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं और ये क्या करते हैं? उस संरचना के अनुसार कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्रकार का पौधा है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका जो आकार होता है इस तरह से फूल की तरह होता है, और जैसे ही कीट उसमें आता है ये इसे बंद कर लेता है, और उसके बाद से उस कीट में से जो भी नाइट्रोजन पदार्थ होता है उसे अवशोषित कर लेता है। लेकिन बंद करने के कारण कीट को ऑक्सीजन आदि पदार्थ मिलेगा नहीं, तो जिस कारण से उस कीट की उसमें मृत्यु हो जाती है। फिर ये खोलता है और कीट का जो अवशेष पड़ा रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है क्या चीज़? तो कीटभक्षी। एक ये उदाहरण है क्या चीज़? तो वीनस फ्लाई ट्रैप। इसी के साथ ड्रोसेरा है या यूट्रिकुलेरिया है, यानी कि इसे बोला जाता है ब्लैडर वर्ट, या नेपेंथीज है, यानी कि इसी को बोला जाता है घटबर्डी पौधा। ये सभी पौधे कैसे हैं? तो कीटभक्षी पौधे हैं, यानी कि ये कीट का भक्षण करते हैं। इनके शरीर में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जो कि कीट को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि कीट में के पदार्थ जो भी होते हैं नाइट्रोजन युक्त उसे अवशोषित कर लेती हैं। कीट को पकड़ने के लिए इनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है। उसी प्रकार से घटपर्णी पौधा, ठीक है, घटपर्णी पौधा में इस तरह की संरचनाएं होती हैं और ये इससे क्या कर लेता है? कीट को पकड़ लेता है। तो ये चीज़ है कि ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं इसका कीटों से संबंध होता है। यदि कीट नहीं रहेंगे तो इन्हें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं मिलेगा और इसका जीवन प्रभावित होगा। तो कहने का ये मतलब है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं
एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और इसी को बोला जाता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसे ही कहा जाता है जैविक कारक। ठीक है, तो अब इसे लिख लेते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा जैविक कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर। और इसमें लिखना है आबादी के जीवों पर अन्य जीवों द्वारा जो प्रभाव पड़ता है उसे जैविक कारक कहते हैं। मतलब कि जो भी जीव है आबादी के, उस पर अन्य जीवों का जो प्रभाव पड़ता है उसे ही कहा जाता है जैविक कारक। अब इसे कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला हेडिंग बनाना है वनस्पति तथा जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध। और इसमें लिखना है किसी भी परितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता, उत्पादक यानी कि पौधे और उपभोक्ता यानी कि जंतु के बीच आपसी संबंधों का आबादी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी कारण से उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो इसका सीधा असर उत्पादकों की संख्या पर पड़ेगा एवं उत्पादकों की संख्या घटने लगेगी। मतलब कि इसकी संख्या में वृद्धि हो जाए तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट पौधों को खाएंगे, यानी कि इसकी संख्या में क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब हेडिंग बना लेना है कीटभक्षी पौधे। और कीटभक्षी पौधे में लिखना है जैसे ड्रोसेरा डायोनिया, ड्रोसेरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज, तो ड्रोसेरा डायोनिया, डायोनिया को ही बोला जाता है ये बीनस फ्लाई ट्रैप। उसके बाद से यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया और यूट्रिकुलेरिया को बोला जाता है ब्लैडर वर्ट, इसे ही कहा जाता है ब्लैडर वर्ट। उसके बाद से अगला एग्जाम्पल हो जाएगा कीटभक्षी पौधा का, वो है नेपेंथीज यानी कि घटपर्णी, नेपेंथीज इसे कहेंगे क्या चीज, तो घटपर्णी। घटपर्णी ये दोनों एक ही चीज है, नेपेंथीज घटपर्णी। तो ये लिखना है, हेडिंग हो जाएगा कीटभक्षी पौधे यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इसमें लिखना है जैसे ड्रोसेरा डायोनिया यानी कि बीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया है ये, कुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, इसी को बोला जाता है लैडर वर्ड, नेपेंथीज यानी कि घटपर्णी पौधा। ऐसे स्थानों पर, आगे से लिखना है, ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। वैसे तो कीटभक्षी पौधे स्वपोषी होते हैं, किंतु अपने नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इन सभी पौधों के कुछ अंगों में छोटे छोटे कीटों को पकड़ने के लिए विशेष रचनाएं होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कंप्लीट हुआ, जो है क्या चीज, तो वनस्पति तथा जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध। अब दूसरा जाना जाएगा किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच पारस्परिक संबंध, इसके बारे में। तो ये चीज मिटाया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसमें का सेकेंड आ जाएगा क्या चीज, तो किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। दूसरा, किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। ये किसी स्थान पर विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं और उनके बीच पारस्परिक संबंध क्या होता है, यानी कि उन पौधों के बीच किस प्रकार का संबंध देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक स्थान पर अनेकों प्रकार के पौधे होते हैं और उनके बीच कई तरह से पारस्परिक संबंध होता है, यानी कि पौधों के पारस्परिक संबंधों
में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। किसी स्थान पर एक से अधिक पौधे उगते हैं और उन पौधों के बीच किस तरह का पारस्परिक संबंध होता है। तो ये कई इसके उदाहरण हैं, जैसे कि सबसे पहला इसमें आएगा अधिपादप। सबसे पहला फर्स्ट नंबर अधिपादप। जानते हैं इसके बारे में, अधिपादप के बारे में। इसी को बोला जाता है इपीफाइट्स। अधिपादप यानी कि इपीफाइट्स। तो अधिपादप ये है क्या, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली बात ये जानना है कि कौन से पौधे आते हैं। तो आर्किडेसी कुल के पौधे आते हैं। आर्किडेसी कुल के पौधे आते हैं। आर्किडेसी कुल के पौधे आते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, किंतु उनसे भोजन और जल ग्रहण नहीं करते हैं। जिस पर ये उगेंगे उनसे भोजन और जल ग्रहण नहीं करते हैं। यानी कि इनमें क्षमता होती है भोजन बनाने की, स्वयं भोजन बनाने की इनमें क्षमता होती है आर्किडेसी कुल के पौधों की, लेकिन ये दूसरे पौधों पर उगते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अधिपादप यानी कि इपीफाइट्स। इसे बोला जाता है क्या चीज़, तो अधिपादप यानी कि इपीफाइट्स। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पौधों पर उगते हैं। जैसे कि आर्किड पौधा आम के पौधे पर उग जाता है, लेकिन आम के पौधे से भोजन व जल नहीं लेता है। इनमें क्षमता होती है आर्किड में भोजन बनाने की, स्वयं वो भोजन बनाता है, स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, लेकिन उगता किस पर है, आम के पौधे पर। तो इस कुल के पौधों की विशेषता होती है कि ये किसी दूसरे पौधे पर उगेंगे, और इसलिए इसे नाम दिया जाता है अधिपादप। इसलिए इसको बोला जाता है क्या चीज, तो अधिपादप। ठीक है, इतनी बातें जो है आप समझ लिए। तो इसके बारे में हेडिंग बना लीजिएगा अधिपादप यानी कि इपीफाइट्स, और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत आर्किडेसी कुल के पौधे आते हैं। ये दूसरे पौधों पर उगते हैं, किंतु भोजन एवं जल उनसे ग्रहण नहीं करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे ही पौधे कहलाते हैं क्या चीज़, तो अधिपादप। अधिपादप। दूसरा पौधा आएगा परिजीवी। इसमें का दूसरा नंबर पे आ जाएगा क्या चीज़, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा परजीवी। परजीवी पौधे ये है क्या, परजीवी पौधे यानी कि पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स। तो ये कैसे पौधे हैं, तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं, यानी कि इनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि ये भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीवित पौधों पर निर्भर करते हैं। यानी कि ये भोजन दूसरे जीवित पौधों से प्राप्त करते हैं, इनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे ही पौधे कहलाते हैं परिजीवी पौधे, वे पौधे जिनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। ये भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। इसे परिजीवी पौधों को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है क्या चीज, तो पूर्ण परजीवी पौधे। पूर्ण परजीवी पौधे। और दूसरे को बोला जाता है क्या चीज, तो अपूर्ण परजीवी पौधे। अपूर्ण परजीवी पौधे। पूर्ण परजीवी पौधे और अपूर्ण परजीवी पौधे। ये पूर्ण परजीवी पौधे क्या है, तो वे पौधे जो पोषण के लिए पूर्णतः दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। इनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, ये पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, और इसे ही बोला जाता है
पूर्ण परिजीवी पौधे। इसे बोला जाता है क्या चीज, तो पूर्ण परिजीवी पौधे। ये है पूर्ण परिजीवी पौधे जो कि पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होंगे, इनमें स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती है। उसके बाद से दूसरा आता है अपूर्ण परिजीवी पौधे। ये कैसे पौधे होते हैं, तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो जिनमें अपना भोजन निर्माण करने की क्षमता तो होती है, लेकिन कुछ पोषक तत्व ये दूसरे पौधों से लेते हैं, यानी कि दूसरे पौधों से पोषक तत्व ले करके ये भोजन अपना बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अपूर्ण परजीवी है, पूर्ण परजीवी नहीं है। पूर्ण रूप से ये पौधों पर आश्रित नहीं होते हैं और ये पूर्ण रूप से पौधों पर आश्रित होते हैं। अब बात आती है कि ये इनको दो भागों में बांटा गया, पूर्ण परजीवी पौधों को दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्ण स्तंभ परजीवी और दूसरा है पूर्ण मूल परजीवी। पूर्ण स्तंभ परजीवी और दूसरा पूर्ण मूल परजीवी। पूर्ण स्तंभ परजीवी क्या होते हैं, तो वे पौधे जो दूसरे पौधे के यानी कि पोषक के स्तंभ से पोषण करते हैं, यानी कि पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक पौधा है और इस पौधा से यहाँ पर जो दूसरा पौधा है जो कि पूर्ण स्तंभ परजीवी है, परजीवी है, ये क्या करता है, तो इस पौधे के स्तंभ से, स्तंभ यानी कि तना से, स्तंभ यानी कि तना से भोजन प्राप्त करता है। तो ये वाला पौधा पोषक कहलाएगा, क्या चीज, तो पोषक। और ये वाला पौधा परजीवी पौधा कहलाएगा, यानी कि पोषक से, पोषक के स्तंभ से यानी कि तना से जो पौधा पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसे बोला जाता है पूर्ण स्तंभ परजीवी पौधे। तो इनमें तने से पोषण प्राप्त करने के लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे बोला जाता है चूसक मूल। इन पौधों में एक विशेष संरचना होती है जिसे कहा जाता है चूसक मूल, और इसी की सहायता से ये पोषक के स्तंभ से यानी कि तना से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि पोषण करते हैं। तो इसे बोला जाता है पूर्ण स्तंभ परजीवी, इसे कहा जाता है पूर्ण स्तंभ परजीवी। जैसे कि एक पौधा है जिसका नाम है अमरबेल, अमरबेल इसका एग्जाम्पल है अमरबेल। ये जिस पौधे से पोषण लेगा वह पौधा कहलाएगा क्या चीज, तो पोषक, पोषक। तो अमरबेल इस पोषक से पौधा, इस पोषक से क्या कर रहा है, पोषण ले रहा है, लेकिन किस भाग से लेता है, तो इस पोषक के स्तंभ से लेता है। इसलिए इसे कहा जाएगा किस तरह का परजीवी है, पूर्ण स्तंभ परजीवी है, पूर्ण स्तंभ परजीवी है। आगे चलते हैं, पूर्ण मूल परजीवी के बारे में जानते हैं। तो वे पौधे, वे परजीवी पौधे जो पोषक के मूल से यानी कि जड़ से, ये है क्या चीज, तो परजीवी पौधा ये वाला, और यहाँ पे है पोषक। तो इस पोषक के मूल से ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं। किससे, तो इस पोषक के मूल से यानी कि दूसरे पौधे के मूल से ये क्या करते हैं, यानी कि जड़ से। मूल का मतलब होता है जड़, तो जड़ से ये भोजन प्राप्त करते हैं और इसे बोला जाता है पूर्ण मूल परजीवी। पूर्ण मूल परजीवी इसे कहा जाता है क्या चीज, तो पूर्ण मूल परजीवी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है गठवा, इंगुदी, रेफ्लेसिया, गठवा, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया, इंगुदी, ये इसका एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं अपूर्ण परजीवी के बारे में। तो इसमें क्या है, तो इन पौधों में भोजन बनाने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ पदार्थ, कुछ पोषक तत्व ये दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। इसलिए भोजन बनाने के लिए
दूसरे पौधों से कुछ पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अपूर्ण परजीवी। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं क्या चीज, तो अपूर्ण स्तंभ परजीवी, अपूर्ण स्तंभ परजीवी, और दूसरे को कहा जाता है अपूर्ण मूल परजीवी, मूल परजीवी। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे पौधे होते हैं, अपूर्ण स्तंभ परजीवी, ये ऐसे पौधे होते हैं जो पोषक के स्तंभ से जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए उसे प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है अपूर्ण स्तंभ परजीवी, अपूर्ण स्तंभ परजीवी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आ जाता है विस्कम एल्बम, विस्कम एल्बम। ये कैसा है, तो स्तंभ परजीवी, अपूर्ण स्तंभ परजीवी। इसमें बनाने की क्षमता होती है भोजन, लेकिन ये क्या करता है, तो ये जो है इनमें कुछ तत्व, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ जाती है तो दूसरे पौधों से यानी कि पोषक से प्राप्त करता है। पोषक के किस भाग से, स्तंभ से, इसलिए इसे बोला जाता है अपूर्ण स्तंभ परजीवी। आगे बढ़ते हैं, अपूर्ण मूल परजीवी। ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो पोषक के मूल से यानी कि जड़ से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और जिसके द्वारा कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि इसके पास क्षमता होती है भोजन बनाने की, लेकिन कुछ तत्व इसमें नहीं उपस्थित होता है, कुछ पोषक तत्व, उस पोषक तत्व को किसी पोषक से प्राप्त करते हैं। और उस पोषक के किस भाग से प्राप्त करेंगे, तो उसके जड़ से, मूल से प्राप्त करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है अपूर्ण मूल परजीवी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आ जाएगा सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम एल्बम, ये इसका एग्जाम्पल है, सेंटेलम एल्बम। ठीक है, इतनी बातें आप समझ लिए तो हेडिंग बना लीजिएगा। ये अधिपादप तो हो गया, परजीवी पौधे यानी कि पैरासाइटिक प्लांट्स, हेडिंग हो जाएगा परजीवी पौधे। और इसमें लिखना है परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों पर आश्रित रहते हैं। ये पौधे निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक है पूर्ण परजीवी पौधे और दूसरा अपूर्ण परजीवी पौधे। हेडिंग बना लेना है पूर्ण परजीवी पौधे और इसमें लिखना है ये पौधे अपने पोषण के लिए पूर्णतः अन्य पौधों जिन्हें पोषक पौधे कहते हैं पर आश्रित होते हैं। ये भी निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें का फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा पूर्ण स्तंभ परजीवी, फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा पूर्ण स्तंभ परजीवी। इसमें लिखना है इन पौधों में तने से चूसक मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम और फ्लोएम में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में ही भोजन और जल होता है और उसी में प्रवेश करते हैं और भोजन व खनिज लवण आदि का शोषण करते हैं, जैसे कि अमरवेल, जैसे कि अमरवेल। उसके बाद से इसमें का सेकंड हो जाएगा पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी पौधे। और इसमें लिखना है ये परजीवी पौधे दूसरे पौधों की जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गठवा इंगुदी रेफ्लेसिया, गठवा इंगुदी रेफ्लेसिया। उसके बाद से हेडिंग बना लेना है ये अपूर्ण परजीवी पौधे। तो दूसरा हेडिंग लिख लेना है अपूर्ण परजीवी पौधे। इसमें का सेकंड, किसका, परजीवी पौधे का सेकंड अपूर्ण परजीवी पौधे। और इसमें लिखना है ये पौधे अपने भोजन निर्माण के लिए कुछ आवश्यक पदार्थों को ही पोषक पौधों से लेते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें का फर्स्ट अपूर्ण स्तंभ परजीवी और इसमें लिखना है ये पौधे दूसरे पौधों के तनों पर उगकर केवल उससे जल व खनिज लवण ही ग्रहण करते हैं, जैसे कि विस्कम एल्बम। इसमें का सेकेंड हेडिंग लिख लेना है अपूर्ण मूल परजीवी और इसमें लिखना है ये पौधे दूसरे पौधों की जड़ों से जल व खनिज लवण प्राप्त करते हैं, जैसे कि सेंटेलम एल्बम, जैसे कि सेंटेलम
एल्बम। तो ये रहा परिजीवी पौधे। अब जानना है आगे सहजीवी के बारे में, यानी कि सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में, सहजीवी पौधे। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद से आगे इसका थर्ड नंबर हो जाएगा सहजीवी पौधे, यानी कि सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये क्या होते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, यानी कि सहजीवी पौधे क्या होते हैं? तो जब दो जीव एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ मिलता है, तो ऐसे जीव सहजीवी जीव कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। तो वे जीव जो एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो इसे ही बोला जाता है सहजीवी। इसे ही कहा जाता है क्या चीज़? तो सहजीवी। और इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसे बोला जाता है सहजीवी संबंध। उसे कहा जाता है क्या चीज़? तो सहजीवी संबंध। इसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्या चीज़? तो लाइकेन। लाइकेन एक पौधा है जो कि सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें दो जीवों के भाग पाए जाते हैं, एक है शैवाल और दूसरा है कवक। इसमें शैवाल के भी भाग पाए जाते हैं और कवक के भी भाग पाए जाते हैं। शैवाल के भाग को बोला जाता है शैवलांश। शैवाल के भाग को बोला जाता है क्या चीज? तो शैवलांश। और कवक के भाग को बोला जाता है कवकांश। शैवलांश और कवकांश। तो ये शैवाल के भाग को इसमें लाइकेन में बोला जाता है शैवलांश और कवक के भाग को बोला जाता है क्या चीज? तो कवकांश। ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें शैवाल का क्या कार्य होता है? भोजन का निर्माण करना, मतलब कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और यह भोजन किसे प्राप्त हो जाता है? कवक को। तो कवक को इस शैवाल से लाभ है कि भोजन प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन ये जो कवक है इसको भोजन बनाने के लिए क्या करता है? तो यह भोजन बनाने के लिए जल व खनिज लवण उपलब्ध कराता है। जल व खनिज उपलब्ध कराता है। तो जल व खनिज कवक उपलब्ध कराता है किसके लिए? इस शैवाल के लिए। ठीक है, तो शैवाल के लिए ये क्या बना रहा है? जल व खनिज लवण उपलब्ध करा रहा है, जिससे कि ये भोजन का निर्माण कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। किसमें? तो इस लाइकेन में। यानी कि लाइकेन किसका सहजीवी है? तो शैवाल और कवक का सहजीवी है, दो पौधों का सहजीवी है। तो ये कैसा पौधा हो गया? तो सहजीवी पौधा, यानी कि सिम्बायोटिक प्लांट्स। कौन? लाइकेन। लाइकेन में शैवाल है और शैवाल के भाग को बोला जाता है क्या चीज? तो शैवलांश, यानी कि फाइकोबायोन्ट। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शैवलांश को फाइकोबायोन्ट। और उसके बाद से कवकांश के भाग को बोला जाएगा क्या चीज? तो माइकोबायोन्ट। तो शैवलांश यानी कि फाइकोबायोन्स और कवकांश यानी कि माइकोबायोन। इसका कार्य होता है शैवलांश का भोजन का निर्माण करना और यह भोजन कवक को प्राप्त हो जाता है। कवकांश का कार्य होता है जल व खनिज उपलब्ध कराना भोजन बनाने के लिए। किसके? शैवाल के लिए। तो ये चीज़ जो है इनमें होती है लाइकेन में।
एक और इसका उदाहरण है कि ये क्या है, तो एक प्रकार का पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी कि ये सूचना देता है कि ऐसे स्थान पे उगेगा जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, प्रदूषण नहीं है। ये पौधा वहाँ पे उगता है, कैसा है, तो पॉल्यूशन इंडिकेटर है, पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि पॉल्यूशन के बारे में सूचना देता है कि इस स्थान पे पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ पे ये उगेगा उस स्थान पे प्रदूषण नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में और अन्य परीक्षाओं में कि कौन सा ऐसा सहजीवी पौधा है जो कि पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ऐसा स्थान पे उगता है जहाँ पे प्रदूषण नहीं है, तो है लाइकेन। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा सहजीवी पौधे, और इसमें लिखना है यह दो पौधों के बीच पाया जाने वाला ऐसा सहसंबंध है जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। शैवाल एवं कवक से मिलकर बना लाइकेन सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें शैवाल खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करता है तथा कवक जल एवं खनिज पदार्थ उपलब्ध कराता है। कवक जल एवं खनिज पदार्थ उपलब्ध कराता है और शैवाल भोजन का निर्माण कराता है, यानी कि इसके लिए भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया सहजीवी पौधा, ये भी कंप्लीट हो गया क्या चीज़, तो सहजीवी पौधा। आगे बढ़ते हैं और इसमें चौथा नंबर जानेंगे क्या चीज़, तो मृतोपजीवी। सहजीवी हो गया, अब हम जानेंगे मृतोपजीवी के बारे में। मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, फोर्थ नंबर मृतोपजीवी। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स समझते हैं मृतोपजीवी प्लांट्स के बारे में, यानी कि मृतोपजीवी के बारे में। ये क्या होते हैं, तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, यानी कि मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले वस्तुओं से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं मृतोपजीवी पौधे। यानी कि जो पौधे अपना भोजन इन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे ही बोला जाता है मृतोपजीवी पौधे। जैसे कि मोनोट्रोपा, इसका उदाहरण है मोनोट्रोपा। यह एक प्रकार का पौधा है जो कि कैसा है, मृतोपजीवी पौधा है, मोनोट्रोपा। तो ये हो गया मृतोपजीवी पौधा, ये हेडिंग बना लेना है मृतोपजीवी पौधा, और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मोनोट्रोपा। अब ये तो दूसरा था किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। अब थर्ड नंबर आएगा पौधों और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच पारस्परिक संबंध। थर्ड, तीसरा पौधों और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच पारस्परिक संबंध। तो समझिए पौधे और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच पारस्परिक संबंध क्या होता है। तो मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, निमेटोड, ये सब मृदा में उपस्थित है। ये पृथ्वी पर रह करके, मृदा में रह करके उस पर उगने वाले पौधों को प्रभावित करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है वह पौधे भी मृदा से
उगता है और सूक्ष्म जीव भी मृदा में है, यानी कि इस मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव इस पौधों को प्रभावित करते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में जीवाणु पाया जाता है और वहाँ पे उन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, यानी कि वह जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकारक का कार्य करता है। उनकी जड़ों की मूल ग्रंथिकाओं में ये जीवाणु पाया जाता है। जैसे कि एक कुल के पौधे हैं लेग्यूमिनेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल, इसके बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है। ये इस कुल के जो पौधे हैं ये दलहनी पौधे होते हैं, जैसे कि मटर हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, और इनकी जड़ों में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। यानी कि जैसे कि ये पौधा है और ये इसकी जड़ है, तो इस जड़ में क्या होती हैं? गांठें होती हैं। जड़ में क्या होती हैं? तो गांठें होती हैं, जिसे कि मूल गुलिकाएं कहा जाता है, रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स, या इसी को मूल गुलिकाएं कहा जाता है, मूल गुलिकाएं। और इसी गांठ में पाया जाता है ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। और ये किस चीज का कार्य करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको उसके यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। यानी कि ये नाइट्रोजन है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में या NO3 आयन के रूप में या NO2 के रूप में या अमोनिया के रूप में क्या कर देता है? तो इसे परिवर्तित कर देता है। कौन? ये राइजोबियम नामक जीवाणु, जो कि रूट नोड्यूल में पाया जाता है। तो ये विशेषताएं होती हैं, और जिसके कारण ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु इस पौधों से भोजन प्राप्त करता है और इस जीवाणु के लिए नाइट्रोजन प्रदान करता है। नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक तत्व है पौधों के लिए, जैसे कि प्रोटीन में इसकी मात्रा होती है और DNA RNA में इसकी मात्रा होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक बहुत ही आवश्यक तत्व है, और ये नाइट्रोजन के यौगिक प्राप्त कराता है कौन? तो राइजोबियम नामक जीवाणु, जो कि इसकी रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, गांठों में पाया जाता है, जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, इसमें ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो जीवाणु है और पौधे एक दूसरे के बीच सहजीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें कंप्लीट हो गई पौधे और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच पारस्परिक संबंध। और इसमें लिखना है विभिन्न प्रकार के जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, कृमि, निमेटोड एवं विषाणु पृथ्वी में रहकर उस स्थान पर उगने वाले पौधों की उपज को प्रभावित करते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में कवक एवं जीवाणु पाए जाते हैं, जिस कारण पौधों को नाइट्रोजन तथा अन्य पदार्थ मिलते रहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल, ये वाला लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की मूल ग्रंथिकाओं में रहने वाला राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों को देता रहता है और पौधे भोजन लेकर अपना जीवन चलाते हैं। यह भी सहजीवन या सहजीविता का एक अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे जैविक कारक को हमने स्टार्ट किया और कुछ बातें जैविक कारक के बारे में किया। अभी भी बहुत कुछ इसमें बाकी है जो कि आगे के वीडियो में हम बताएंगे। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ से जो आगे का पार्ट है वो अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।